बेटा पानी दे देना। नमस्कार, सत्यहिंदी.com के इस खास गर्म पानी दे कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर बड़ी चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने तय किया है सीडब्ल्यूसी ने कि वो मई तक नए अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। क्या जरूरत है कांग्रेस में नए अध्यक्ष की? कौन होगा नया अध्यक्ष और क्या इससे आंतरिक लोकतंत्र बेहतर हो पाएगा पार्टी में? क्या पार्टी मजबूत हो पाएगी? और ये जो फैसला किया गया मई में चुनाव कराने का, क्या 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे इस पर असर डालेंगे कि नया नेतृत्व कौन संभालेगा, नई लीडरशिप किसके पास होगी? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 दिग्गज पत्रकार जो कांग्रेस की नस नस से वाकिफ है। उर्मिलेश जी मेरे साथ हैं, राजेश बादल जी मेरे साथ हैं और प्रोफेसर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अपील कि सत्य हिंदी का जो काम है उसकी एक्सरसाइज है कि ईमानदार पत्रकारिता पर काम करें और उस ईमानदार पत्रकारिता में आपका सहयोग जरूरी है। आप हमें अपना सहयोग दें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से उसकी मदद कर सकते हैं, सत्य हिंदी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि सत्य हिंदी सच्ची पत्रकारिता के लिए कोशिश कर रहा है। राजेश जी, आपसे बात शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, तीनों ही लोगों ने देखा है, आपने सरकार में भी देखा है, संगठन में भी देखा है। जो फैसला हुआ है सीडब्ल्यूसी का और जो दिसंबर में जो G23 की जो मीटिंग हुई थी, उस सब के बाद क्या आपको लग रहा है कि एक मजबूत पार्टी निकल कर आएगी या जो कल फैसला किया गया है कुछ नहीं करने का फैसला हुआ? देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक आदर्श लोकतंत्र में तो एक मजबूत प्रतिपक्ष बहुत जरूरी है और कांग्रेस अगर अपना घर ठीक करती है तो इससे अच्छी बात भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है जो कल फैसला हुआ है कांग्रेस कार्य समिति में, तो मुझे लगता है कि पिछला 1.5-2 साल या बल्कि 2.5 साल का आप वक्त देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी भ्रम का शिकार है और भ्रम इस आधार पर है कि वो तय नहीं कर पा रही है कि दरअसल पार्टी की कमान किसको देनी है। पार्टी के शिखर पुरुष हैं जो लोग गांधी परिवार से संबद्ध हैं, उनमें कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा, हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए, कभी कभी घूंघट में आते हुए वो लोग आते हैं। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का एक कार्यकाल हमने देखा था जब सोनिया गांधी नहीं थी, तो उस दरमियान उन्होंने 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत दिलाई थी, हिंदी भाषी राज्य थे और ठीक ठाक सा कर्नाटक का भी ठीक ठाक सा, बाई उपचुनाव में भी ठीक ठाक से नतीजे आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद जिस तरह से पार्टी के नेतृत्व ने और राहुल गांधी ने अपने आप को मैं तो ये कहूंगा कि कमजोर दिखाना शुरू किया है, वो पार्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छा संकेत तो नहीं। अब सवाल यह है कि आंतरिक अभी फिलहाल जो चुनाव के पहले चुनाव तक टालने की जो बात की गई है कि अध्यक्ष पद का, तो मुझे लगता है ये सोच समझ के किया गया फैसला है, क्योंकि पार्टी ये सोच रही है कि अभी तो कोई चेहरा और कोई परिपक्व चेहरा सामने नहीं है। हो सकता है कि वो सोनिया गांधी के रूप में अगर अभी हैं जो काम संभाल रही हैं, तो उस नाते चूंकि बंगाल और जो बाकी राज्यों में जहां चुनाव है वहां शायद लाभ मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि बाकी राज्यों में अगर मान लीजिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी और को भी लाते हैं पार्टी की जो प्रथम पंक्ति के नेता, अब तो बचे ही नहीं है कुछ, लेकिन बचे भी हैं तो उनमें से किसी को लाते हैं तो एक जोखिम तो है। जोखिम तो है। यथास्थितिवाद जो है इस वक्त मुझे लगता है कांग्रेस की जरूरत है और वही उन्होंने किया है। जी, प्रोफेसर मुकेश कुमार, आप हमेशा यथास्थितिवाद के खिलाफ बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि यथास्थितिवाद में जोखिम नहीं है? देखिए, मुझे लगता है यथास्थितिवाद एक मजबूरी की वजह से पैदा हुआ है। कांग्रेस में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे विभ्रम हैं। एक भ्रम तो नेतृत्व को लेकर है, दूसरा वैचारिक स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रम है कि हम किस विचारधारा के साथ जो हमारे अपोजिशन है जिससे लड़ना है उससे लड़ा जाए। कभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, कभी धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश करते हैं और ये कई स्तरों पर है। प्रो किसान बनना चाहते हैं लेकिन उनके जो अतीत हैं वो दूसरी तरह की नीतियों से आगे बढ़ते रहे हैं। वो एक कंट्राडिक्शन लगातार उभरता है।
जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के सवाल पर आप कहते हो ये गलत हुआ, लेकिन खुलकर ये बोल भी नहीं पाते हो। आप जो अलायंस है कश्मीर में उसके साथ चुनाव लड़ने की घोषणा करते हो, अमित शाह घुड़की देते हैं और आप फिर दुबक जाते हो। तो ये यथास्थितिवाद का समय नहीं है। एक साहसिक नेतृत्व की जरूरत है, एक डायनेमिक नेतृत्व की जरूरत है, जो कि कहते हैं ना कि बुल को हॉर्न से पकड़ने की जरूरत है, उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप सांड को सींग से नहीं पकड़ेंगे तब तक सांड से आप नहीं जीत पाएंगे। ये स्थिति निर्मित हुई है कांग्रेस में पिछले 6 साल से। आप देखिए कि 2014 का चुनाव हारने के बाद से ये पार्टी इसी तरह से ढुलमुल तरीके से चल रही है, और 2019 के चुनाव के बाद तो एक जोर का झटका लगा। उसकी वजह पुलवामा और बालाकोट था, ना कि कोई नरेंद्र मोदी की कोई बहुत पॉपुलैरिटी थी या उनकी सरकार बहुत लोकप्रिय थी, ये थी। लेकिन उस वजह से कांग्रेस को जो झटका लगा उससे उबर नहीं पाई। राहुल गांधी नेतृत्व संभालेंगे नहीं संभालेंगे, इसको लेकर पार्टी अभी तक चिंता मग्न है। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, इसे आंतरिक लोकतंत्र की बहाली में नहीं मानता हूं। कांग्रेस किसी तरह से एक नेतृत्व देना चाहती है और उसकी जरूरत है, यहीं तक सीमित है। कोई बड़ा सुधार का एजेंडा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, वैचारिक स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर। और जब तक इन मामलों में क्लैरिटी नहीं आएगी, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा नहीं हो पाएगा, एक चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में खड़ी नहीं हो पाएगी। जी उर्मिलेश जी, राजेश जी ने कहा कि यथास्थितिवाद ही जो है वो उसका रास्ता है, और मुकेश जी इसके बिल्कुल खिलाफ है कि यथास्थितिवाद से नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि एक साहसिक नेतृत्व की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों के बहाने से भी एक साहसिक नेतृत्व को ढूंढ पाएगी, या सिर्फ टालने की स्थिति है कि इसे टाला जाए फिलहाल, और फिर वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो गांधी परिवार का जो स्तुति गान है वो फिर शुरू होगा और फिर कंसेंसस से उन्हें बनाया जाएगा? आप कांग्रेस को इतने करीब से जानते हैं, क्या कांग्रेस की मिट्टी में ये हिम्मत है? देखिए विजय जी, मैं आपके दोनों जो मित्र पत्रकार हैं और हमारे भी, उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को आज ये व्यक्ति और नेतृत्व से ज्यादा जो बात मुकेश जी कह रहे हैं कि वैचारिक और सामाजिक जो पहलू उसके हैं, उसकी राजनीतिक जो सामाजिकता है और उसकी जो राजनीतिक वैचारिकता है, वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक ये उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात, लेकिन वैचारिक आधार तो नेतृत्व से जुड़ा हुआ होता है ना उर्मिलेश जी? हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है विजय जी कि नेता चाहे जो भी हो, आप जब वैचारिक रूप, जैसे कल्पना कीजिए कि आज राहुल गांधी नेतृत्व की छाया है, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है आज भी पार्टी में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन कहां क्या होगा, ये राहुल गांधी की चलती है, सभी जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी के मुकाबले एंटोनी को बना दीजिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला को बना दीजिए, आनंद शर्मा को बना दीजिए, तब भी मेरा मानना है कि कांग्रेस का कोई भविष्य उज्जवल अचानक हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। और मैं ये भी नहीं मानता कि राहुल गांधी को ऑफिशियली पार्टी अध्यक्ष फिर से बना दीजिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा या कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जो कांग्रेस है वो बनी रहेगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस, जो मुकेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ये क्लियर कर ले कि वो है क्या। ये गांधी नेहरू की कांग्रेस नहीं है, ये आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये बाद के दिनों की भी कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस एक नए भारत या नई परिस्थितियां जो भारत में पैदा हुई हैं उसकी कांग्रेस है, जिसके सामने चुनौती है इस देश में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा है, थोड़ी बहुत जो संवैधानिकता रही है, उसको कैसे उसकी रक्षा की जाए और देश की एकता अखंडता को कैसे बरकरार रखा जाए। समाजों के बीच में जो विभाजन हो रहा है, कम्युनिटीज के बीच में जो एक विखंडन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। अभी आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो शासन में लोग हैं वो किसान बनाम किसान खड़ा कर रहे हैं, वो किसान पंजाब हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश खड़ा कर रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में विजय जी, कांग्रेस पार्टी पहले तय करे, अंतर्विरोध हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी है, सीपीआईएम में भी है,
लेकिन अंतर्विरोधों में जहां लय होती है वहां पर विकास होता है, और अंतर्विरोधों में जहां सिर्फ टकराव होता है वहां क्षय होता है। कांग्रेस की स्थिति है कि अंतर्विरोधों में क्षय की शिकार है, क्योंकि वैचारिक रूप से क्लियर नहीं है कि भैया हिंदुत्व को भी लेकर चलना है कि समाजवाद को, नेहरू को लेकर चलना है, या थोड़ा बहुत दूसरे लोगों को भी, कंजर्वेटिव्स को भी, हमें केवल ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार केवल तलाशना है, या ओबीसी और दलित भी देखना है, हमें मुस्लिम भी देखना है कि नॉन मुस्लिम। I mean, this kind of contradictions Congress party is facing since last 12-20 years, और उसका कोई उसके पास समाधान नहीं दिखता। जी राजेश जी, जो बात उर्मिलेश जी कह रहे हैं और मुकेश जी कह रहे हैं वो एक लय की बात है, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो वैचारिक भ्रम है या कांग्रेस को अपने अंतर विरोध है, ये सब प्रॉब्लम तो लीडरशिप की है ना। आप सोचिए, वाजपेयी और मोदी की लीडरशिप का फर्क क्या है? पार्टी तो वही थी, लेकिन लीडरशिप ने पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने पूरी तरह से दूसरी कांग्रेस को जन्म दिया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को संकट से निकाला। चुनौतियां हमेशा ही रहती हैं, अंतर विरोध भी हमेशा रहते हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के वक्त में तो बहुत बड़े अंतर विरोध थे जब वो 1998 में आई थी, और बड़े दिग्गज नेताओं ने उनके खिलाफ एक पूरे चक्रव्यूह रचा था। तो क्या ये सीधा सीधा कहने की हिम्मत किसी में है कि राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की मौजूदा लीडरशिप से कांग्रेस नहीं चलेगी और एक नया प्रयोग करने का सही वक्त है? क्योंकि इससे खराब तो कांग्रेस नहीं हो सकती। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अपने आज तक के सबसे निर्बल और दुर्बल स्वरूप में है। और उर्मिलेश जी ने अभी ये लय और क्षय की जो बात कही है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि लय जो है तभी आती है जब आप वैचारिक तौर पर आप प्रबल हों, तो आपसी मतभेद या मनभेद जो भी कुछ होते हैं वो सब गौड़ हो जाते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं। लय अगर है जब तभी है जब विचार के आधार पर। लेकिन उस नजर से अगर हम देखें तो सिर्फ ये शिकायत कांग्रेस के साथ ही हम क्यों करें? वैचारिक आधार क्या भारतीय जनता पार्टी में है? नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस के इस्तीफे, ममता बनर्जी के मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं, तो हम ये क्यों ना कहें कि इस समय देश में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि मोदी कांग्रेस राज कर रही है। अभी बात हो रही थी कि जैसे उर्मिलेश जी ने कहा कि अगर अध्यक्ष किसी गांधी परिवार से बाहर का भी बना दिया जाए तो चलेगी राहुल की, लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं देख रहे हैं? क्या जेपी नड्डा की चल रही है? चाहते तो वही होता, तो वही है जो मोदी जी और अमित शाह चाहते हैं। तो और केवल ये दो दलों की बात नहीं है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी को अगर हटा दिया जाएगा तो किसी और की ममता बनर्जी से अधिक चलेगी? क्या शरद पवार की पार्टी में शरद पवार से अगर हट जाएं वो, आपका तो कहने अब का मतलब हमने है दरअसल कि नए चुनाव हो भी जाएंगे तब भी चलेगी गांधी परिवार की? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये बात बिल्कुल सही है जो मुकेश जी ने कही थी कि वैचारिक जमीन छोड़ दी है। भारतीय सियासत में अब विचार का आधार समाप्त हो गया है। तो अब विचार के आधार की जरूरत केवल कांग्रेस को ही क्यों, विचार का इंजेक्शन केवल कांग्रेस को ही क्यों लगाना है? ये तो समूची भारतीय लोकतंत्र की जितनी भी पार्टियां हैं, तो अब केवल वो प्रतीकों के तौर पे पार्टियां बची हैं। अदरवाइज किसी भी पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई विचार की कोई जमीन नहीं है, व्यक्तिपरक पार्टियां हैं। आप देख लीजिए ना, किसी भी पार्टी को देख लीजिए, क्षेत्रीय और प्रादेशिक पार्टियों में देख लीजिए, एक एक व्यक्ति प्रधान है। जिस दिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा, उस दिन उन पार्टियों का, तमिल मनीला कांग्रेस का क्या हुआ था? जी के मूपनार ने बनाई और जब वो नहीं रहे तो तमिल मनीला कांग्रेस गायब होगी। एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने, कहाँ गई वो? जितने बार भी कांग्रेस के विभाजन हुए हैं, कांग्रेस पार्टी तो उस तरह की पार्टी नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी तो एक बड़ी पार्टी काडर के तौर पर है। आप कांग्रेस को टीएमसी से या जो और रीजनल पार्टी है उनके साथ बराबरी करना चाहते हैं कि ये केवल गांधी परिवार की दुकान है नहीं विजय जी, थी, हुआ करती थी कभी। जैसे कि उर्मिलेश जी ने कहा कि वो एक अब गई, वो कांग्रेस अब चली गई। उसको 2020 के हिंदुस्तान में अब अपने को अगर अपना काया पलट करना है, कैंचुल बदलनी है, तो अब उसको एक नए स्वरूप में अपने आप को ढालना और तैयार करना होगा। क्योंकि संगठन बिखरा हुआ है, जिलों में संगठन है नहीं, प्रादेशिक संगठन मजबूत नहीं है, सेवा दल एक तरह से मृत पड़ा हुआ है, युवा संगठन उनके शाखाएं जो है बहुत बहुत ही छोटे स्तर पर रह गई हैं, नेता कार्यकर्ता अब उस तरह के संघर्ष वाले रहे नहीं, जिसको जो भी थोड़ा सा बढ़ता है उसको सुविधाएं देकर के दूसरी पार्टी खरीद लेती है। तो अगर किसी पार्टी के ऐसे इस तरह से कार्यकर्ताओं का पलायन होने लग जाए, तो सबसे पहले ये जरूरी कि उन्हें अपना घर ठीक करें। विचार का आधार और लोकतंत्र का आधार, ये तो सब सारे भारतीय संविधान के तहत एक कुछ दिखाने की चीजें हैं, रह गई हैं। किसी भी पार्टी का कोई मतलब नहीं है।
विचार और लोकतंत्र के आधार। मुकेश जी, घर कैसे ठीक होगा? घर लीडर से ही तो ठीक होता है ना। घर का मुखिया जो है वो घर को ठीक कर सकता है ना। क्या मैं ये बात पूछ रहा हूँ, बेसिक सवाल मेरा है कि क्या कांग्रेस आज जो है घर ठीक करना है, वैचारिक मतभ्रम दूर करना है, क्या कांग्रेस एक नई लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तैयार का मतलब कोई मैं चैलेंजेस के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, विचार के तौर पर भी कह रहा हूँ कि क्या जो G23 के बाद भी कांग्रेस में नई लीडरशिप, मतलब गैर गांधी परिवार की लीडरशिप के लिए तैयारी है? विजय जी, मुझे लगता है कि हम लोग ये जो बहस करते हैं ना कि गांधी परिवार से बाहर लीडरशिप आए और तभी कांग्रेस बदलेगी, या उसके उसके अगर वो रहती है तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, इस बहस से हमें हटना पड़ेगा। हमें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस जिस तरह की है उसमें गांधी परिवार की एक भूमिका, वो एक सीमेंटिंग फोर्स है, वो एकजुट रखने का काम कर रही है। और अगर वो हटेगी तो कांग्रेस और भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी और भी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी में नेतृत्व के गुण कम हैं। देखिए, परिस्थितियां अगर विपरीत होती हैं तो अच्छे भले नेतृत्व में भी बहुत सारी खामियां दिखने लगती हैं। यही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हम इनके बारे में क्या राय रखते थे, या पूरी देश दुनिया क्या राय रखती थी। अब वो एक मजबूत जगह पर बैठ गए हैं, उनकी पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ी हो गई, तो हमें सारे गुण उनके नेतृत्व के उनमें दिख रहे हैं। यही हाल मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी बेहतर कांग्रेस का परफॉर्मेंस होने लगेगा, जब अभी राजेश बादल जी ने 3 राज्यों के इलेक्शन की बात की थी, जब उसके नतीजे आए थे तो एकदम से राहुल गांधी के बारे में परसेप्शन बदलने लगा था। तो ये हार जीत की वजह से कुछ चीजें तय होती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के अंदर एक तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो एक टकराव चल रहा है, उसकी वजह से नेतृत्व का संकट गहर आया है। दूसरा, राहुल गांधी का अपना जो रवैया रहा है, ऑफ एंड ऑन वाला, कि अभी हम आ गए फिर चले गए फिर आ गए, ये जो मेहमान कलाकार की भूमिका है, इसकी वजह से कांग्रेस में ये असमंजस बना हुआ है। तो अगर एक बार ये कांग्रेस तय कर लेगी कि ये नेतृत्व है, अब इनके साथ ही पूरी पार्टी को चलना है, और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या जो भी नेतृत्व संभालने जा रहा है वो भी पूरी तरह से उस पर उसके साथ अपना कमिटमेंट जाहिर करेगा, तो ये संकट तो सुलझ सकता है। लेकिन जो हम बाकी के जो पैनलिस्ट जिस पर जोर दे रहे हैं, वैचारिक स्पष्टता, एक ठोस वैचारिक दर्शन चाहिए जिस पर पूरी पार्टी को एक साथ ले जाकर, अभी बीजेपी को जरूरत नहीं है उसकी। बीजेपी के पास, देखिए, मैं तो मानता हूं कि बीजेपी के पास विचारधारा भी है, दर्शन भी है, अच्छा है बुरा है ये दूसरी चीज है, और उसको वो केंद्र में रखकर बहुत सारे समझौते कर रहे हैं जो कि व्यवहारिक राजनीति की जरूरत हो सकते हैं। समझदारी ये है कि सत्ता किसी तरह से हासिल करो और फिर अपना एजेंडा लागू करो, तो वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये स्पष्टता कांग्रेस में नहीं है। ये स्पष्टता लेफ्ट पार्टीज में है, अच्छी बुरी आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, वो अलग है ना, वो तो उनके विचारधारा का मुद्दा है। कांग्रेस में दिक्कत है। कांग्रेस कभी पिछड़ों से जुड़ना चाहती है, कभी दलितों से जुड़ना चाहती है, कभी अल्पसंख्यकों से जुड़ना चाहती है, और कभी एकदम से उनको भुला बैठती है। तो ये समस्या कांग्रेस के साथ गहरी है। जब तक इस मामले में वो स्पष्टता नहीं दिखाएगी तब तक वो जो गोलबंदी है जनता की, मतदाताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की, वो नहीं स्पष्ट हो पाएगी। तो उस स्तर पर ज्यादा करने की जरूरत है। उर्मिलेश जी, मुकेश जी ने कहा कि राहुल गांधी मेहमान कलाकार है, तो मेहमान कलाकार किसी फिल्म का हीरो हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, मैं फिर वही बात मैं शुरू करूंगा जो मुकेश जी ने कहा कि देखिए, व्यक्ति आज की तारीख में आप बहुत जोर दे रहे हैं कि कोई चमत्कारी एक पुरुष आ जाए और सब कुछ ठीक कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी की, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की रास्ता जो है वो लीडर ही तो तय करता है ना। आप याद कीजिए, नेहरू की कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस, या अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी, दीनदयाल की बीजेपी, वो लीडरशिप तय कर रही है ना। काडर तो वो का वही था, वही रास्ता तय करती है। एकात्म मानववाद से सोशलिज्म और गांधीज्म पर आने वाली पार्टी हिंदुइज्म पर आ रही है, तो वो लीडरशिप तय करती है। तो ये वैचारिक मतभेद जो है, आप इसको
उसमें लपेटिए मत ना चाशनी में। विजय जी देखिए, मैं आप बोलिए कि लीडरशिप योग्य है कि नहीं है इस वैचारिक मतभ्रम से निकालने के लिए। नहीं नहीं विजय नहीं विजय जी, मैं आपकी जो बात है वो आप अपनी जगह जो कह रहे हैं, हम उसको बिल्कुल उसको निराधार नहीं कह रहे। मेरा ये कहना है कि व्यक्तियों की या लीडरशिप की भूमिका के साथ वैचारिकता बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो आप देख रहे हैं वो सी की जगह के वजह से नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी जो थी वो बड़ी लिबरल थी, वो अच्छे हिंदू थे, ये लोग बड़े कट्टर हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि अगर 350 सीट अगर वाजपेयी जी को भी मिली होती तो आडवाणी जी और अटल जी में भी वो चीजें दिखाई देती। और हो सकता है कि अगर अटल जी थोड़ा बहुत नहीं मानते तो आडवाणी जी टेक ओवर कर लेते। खैर वो अलग बात है, जैसे कि टेक ओवर किया मोदी जी ने आडवाणी जी को। आडवाणी जी पीछे चले गए, आज मार्गदर्शक हैं और मोदी जी नेतृत्व में हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, उसके पास एक बड़ा स्वप्न है। और बार बार मैं कहता हूं कि इस वक्त भारत में अगर किसी पार्टी के पास बड़ा स्वप्न है, बड़ा विचार है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो आरएसएस है। उसके पास भारत को, जो उसने आजादी की लड़ाई में जिसका कोई रोल नहीं था, वो पार्टी भारत को आज एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, एक जनतंत्र विहीन भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। ये जो उसकी वैचारिकता है, इसकी काट के लिए आपके पास एक जोरदार ओजस्वी ऊर्जा के साथ एक बड़ी वैचारिकता चाहिए, जो कांग्रेस के पास नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस विकल्प नहीं है, और कांग्रेस विकल्प तभी बनेगी जब उसके पास वैचारिकता होगी, उसके पास ऊर्जा होगी, लीडरशिप भी तभी आएगी। और बुरा मत मानिए, मैं आज बता रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस में क्या नाम है इनका, राहुल गांधी का मैं कतई प्रशंसक नहीं हूं। उनके अंदर बहुत सारी कमजोरियां होंगी, लेकिन पीछे के अनेक कांग्रेस नेताओं से वो बेहतर हैं। वो अपनी मां से बेहतर हैं, वो अपने पिता से बेहतर हैं वैचारिक रूप से, वो नरसिंह राव जी से भी बेहतर हैं। लेकिन परिस्थितियों ने उनको बना दिया है कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। और ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी में उहापोह है। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनको देखिए, उनके पास अच्छे लोग हैं, उनके पास बुरे लोग हैं, उनके पास सुजन है, उनके पास दुर्जन है। प्रॉब्लम राहुल गांधी की यह है कि वो इन सबके बीच एक सिंथेसिस की जो एक प्रक्रिया होती है, उसको वो नहीं अंजाम दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरी पार्टी में यह समस्या है। और जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं होगा, तब तक मैं नहीं समझता कि इससे निजात मिलेगी कांग्रेस को। मुकेश जी की बात जो है अंत में जो वो कह रहे थे, मैं काफी हद तक उनकी बात से सहमत हूं कि आज कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा। एक, मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़े दिन के लिए कांग्रेस अपने हितों को भी भूल जाए, वो एक व्यापक मोर्चेबंदी की तरफ जाए और वो कहे कि हाँ, लीडरशिप राहुल गांधी की नहीं रहेगी मोर्चे की, लोग कोई और लीडरशिप संभाले। लेकिन वैसा नेता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई आज। तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सफलता, कामयाबी जो दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा राज है कि उनके पास स्वप्न है हिंदू राष्ट्र का, उनके पास कारपोरेट का समर्थन है, टेलीविजन चैनल जिसमें हम काम करते रहे हैं, उसका 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 अद्भुत समर्थन है। जैसे टेलीविजन चैनल उनके लिए कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे अंतिम बात मैं कहूंगा कि विपक्ष में वो वाइब्रेंट, वो जीवंतता नहीं है, क्योंकि वो स्वप्न विहीन हो गया है। अभी विपक्ष भारत में स्वप्न विहीन है। जी राजेश जी, एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूं विजय जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर आपको कमजोर दिख रहे हैं या हम लोगों को दिख रहे हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है कि वो ज्यादा उदार हैं, ज्यादा एकोमोडेटिव हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। अगर वो मोदी की तरह निरंकुश होते तो अभी तक 2 दर्जन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देते और अपनी सत्ता संभाल लेते, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का वो जो कल्चर है, जिसमें इस तरह से भेज ही दिया है जो लोग पलट नहीं होता है। G23 के लोग थे वो आज हाशिए पर तो है ही मुकेश जी। अब वो तो मार्गदर्शक मंडल की जगह ही नहीं बची है, वहां पर पार्टी पूरी मार्गदर्शक मंडल बनी हुई है। राजेश जी आपके पास आता हूँ, वक्त हमारे पास कम बचा है, 5 मिनट है। राजेश जी आपसे फिर फिल्म के तरह से मैं पूछ रहा हूँ कि जो फिल्म है, मुकेश जी ने कहा कि एक गेस्ट आर्टिस्ट है जो लीडर के तौर पर बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, ठीक है।
दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टर के तौर पर एक अच्छा डायरेक्टर खराब आर्टिस्ट के साथ भी अच्छी फिल्म बना सकता है, और एक खराब डायरेक्टर अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छी प्रोजेक्ट के साथ, अच्छे बजट के साथ भी खराब फिल्म बनाता है। कांग्रेस में क्या है प्रॉब्लम? दो बातें हैं, जल्दी से मैं खत्म करूंगा क्योंकि अब 4-4.5 मिनट बचे हैं। जी, पहली जी, बात तो ये बिल्कुल सही है कि अच्छा डायरेक्टर हो तो वो फिल्म बहुत अच्छी बना देता है, बाकी कास्ट कैसी भी आपने हो। बहुत अच्छी फिल्में बनाई लेकिन हैं। लेकिन मैं मेहमान कलाकार तो मैं नहीं राहुल गांधी को मानता हूं। मैं उर्मिला जी की इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी मेहमान नहीं है, लेकिन वो हीरो हैं। लेकिन वो अपने हीरो के का जो रौब होता है वो बनाए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो लोकतांत्रिक हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने इंदिरा जी को भी इंटरव्यू किया है, कई बार इंटरव्यू किया, राजीव गांधी को इंटरव्यू किया है, कई बार किया है, और मैं बिल्कुल उर्मिला जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो दोनों से, अपने पिता और अपनी दादी से आगे हैं। लेकिन जो दूसरी बात, सबसे बड़ी लेकिन बात है एक छोटा कि सवाल इसमें जोड़ दूं मैं आपसे, मैं थोड़ा सा पूछना जी, चाहता हूँ कि आपके पास सामान होता है तब आप रूट हो पाते हैं ना, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कमजोर कि स्थितियों में तो देखिए लोकतांत्रिक ही होना पड़ता है। एक हाँ एक नहीं एक दौर ऐसा था कि जब कांग्रेस में एक दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के नेता तैयार होते थे। आज राहुल गांधी को अगर कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेता या पुराना जो एक कोई कॉकस है अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा है, और इसलिए उनके जैसे ही जब वो अध्यक्ष थे तो उसको बड़ी तकलीफ होने लग गई थी। आज पीढ़ियों का द्वंद इस तरह का है कि मैं केवल एक संकेत के रूप में एक उदाहरण देता हूं कि बीते दोनों कांग्रेस ने अपनी एक सत्ता एक प्रदेश में गंवाई, और एक राजनेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते वो सरकार चली गई। अब वो महाराज ये भूल गए कि उनका अपना बेटा भी तो मंत्री था, उनका अपना भतीजा मंत्री था, उनकी अपनी दादागिरी के साथ हुकूमत चल रही थी, तो उन्होंने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी ना, अपने खुद आने वाली नस्लों के प्रति कुल्हाड़ी मारी है। तो नहीं तो ये कांग्रेस तो में अब ये सवाल हो गया। आपकी बात से थोड़ा सा उलट है, इसमें जोड़ रहा हूँ, आपने जिनका हाँ, याद दिलाया तो वो हाँ। तो लीडरशिप जो लोकतांत्रिक कह रहे हैं उनको तो बात करने का वक्त नहीं है अपने लीडर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। असम आप से ठीक लेकर है, मध्य आप ये प्रदेश तक, असम से मध्य प्रदेश तक जो लोग गए हैं वो इसलिए गए क्योंकि राहुल गांधी के पास तो बात करने का वक्त नहीं है। आप डेमोक्रेटिक देखिए, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जब तक सोनिया गांधी एक दूसरा कान खुला रखेंगी राहुल गांधी के अलावा, तब तक राहुल गांधी कभी भी फुल फ्लेजेड नेता नहीं बन पाएंगे। ये बिल्कुल मान लीजिए, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो इसी चौकड़ी ने, इसी कोठरी ने, इसी कॉकस ने, इसी बड़े बड़े पुराने पड़े दिग्गजों ने सोनिया गांधी के कान भर के ही राहुल को कमजोर किया है, क्योंकि राहुल नई पीढ़ी के नेता को वो आने नहीं देना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं बहुत खुल के कहता हूं, साफ कहता हूं, कोई डिप्लोमेसी नहीं है इसमें। जिस दिन राहुल गांधी सर्वाधिकार संपन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आएंगे, आप एक नई कांग्रेस को पाएंगे। ये बिल्कुल, चलिए इसमें एक दो छोटा सा राय तो सवाल का है जवाब नहीं। और दे दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं मुकेश जी के पास आता हूँ कि ये 5 राज्यों के चुनाव में यदि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे? वो तो जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी कांग्रेस की, तब तो वो अध्यक्ष पद छोड़ बैठे थे। तो अब परफॉर्म नहीं किया तो वो अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे तो कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि अभी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन एक बार चुनाव होने दीजिए। हाँ, चुनाव होने दीजिए। मेरी नजर में बंगाल में गठबंधन, हर राज्य के समीकरण अलग हैं। बंगाल में इनको फिर एक बार ममता को किसी तरह साथ रखना चाहिए था, ममता के साथ जाना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, पार्टी के चुनाव के मुकेश जी, नतीजे कुछ अलग होते हैं। जी मुकेश जी, जी, सब विद्वान लोग हैं, उनके साथ बात करने में टोकना भी मुझे बहुत अपने आप में ही तकलीफ नहीं वाली नहीं बात लगती है, लेकिन वक्त बहुत कम है। आप हम बताइए, सब 5 समय का राज्यों के चुनाव कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी? नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो एजेंडा सेट है। और मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी अब कांग्रेस देख रही है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन है उसको ध्यान में रखकर अब अपनी रणनीति बना रही है। अब इन चुनावों से ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति प्रभावित नहीं होने वाली है। पहले भी कई राज्यों में हार हो चुकी है, उसका भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। अगर राहुल गांधी न छोड़ते पद उस समय 2019 में तो भी कोई नहीं कहने वाला था, लेकिन उन्होंने खुद छोड़ा था पद। तो ये मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बनाई जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी की एक बड़ी भूमिका मुझे लगता है कि होगी। और फिर 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपनी जी रणनीति बनाएगी। ठीक है। देखिए, एक और छोटी सी जोड़ दूं मैं कि जी कांग्रेस के पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। वो अब जी उतनी मजबूत और उतनी धनवान पार्टी नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी कांग्रेस भी आखिरकार दिमाग से खाली नहीं है।
न नेतृत्व खाली होगा, वो भी अपने स्तर पर चिंतन मनन कर रहे होंगे, कुछ रणनीति बना रहे होंगे और उनके दिमाग में 2024 पर फोकस किया जाए, बाकी इलेक्शन में अपनी ऊर्जा और संसाधन गंवाने के बजाय 2024 और यूपी इलेक्शन को ध्यान में रखा जाए। उर्मिलेश जी, ये बताइए कि जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस, जो भी नतीजे हों, नतीजे तो आप बता सकते हैं कि क्या होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस नए लीडरशिप के साथ तैयार होगी, नई लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी? देखिए, चुनाव नतीजों के बारे में भविष्यवाणी मैंने कभी किया हूं, न करूंगा, और पार्टी में क्या होगा इसकी भी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। मैं तो बस ये विजय जी कह सकता हूं कि जब तक कांग्रेस अपनी प्रायोरिटी नहीं तय करेगी और जब तक कांग्रेस अपनी वैचारिकता साफ नहीं करेगी, न तो कोई अच्छी लीडरशिप आ पाएगी और जो मौजूदा लीडरशिप है उसको तब धार भी तब तक नहीं मिल पाएगी। कैसे तय होती है? राहुल, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे तय हो पाती है वैचारिकता और स्थिति जो है, वो तय कौन करेगा? लीडर ही तो तय करेगा। जैसे उदाहरण, यस आई विल एक्सप्लेन। सी विजय जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस वैचारिकता पर खड़ी है, जिस सोशल बेस पर खड़ी है, अगर उसी वैचारिकता उसी सोशल बेस में कांग्रेस भी ऑपरेट करती रहेगी और वहीं पर केवल हाथ पांव मारती रहेगी तो कांग्रेस कभी सफल नहीं हो पाएगी। मेरा बस ये कहना है, कांग्रेस की विडंबना यह है कि उसके बहुत सारे सूबाई नेता, उसके और सारे बहुत एडवाइजर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ले देकर वो पुरानी कांग्रेस ही खोजते हैं। तो पुरानी कांग्रेस नई अब लौटने वाली नहीं है, अब उसको नई कांग्रेस बनना पड़ेगा अगर उसको जीवित रहना है। तो मेरा ये कहना है, कई पार्टियां पैदा होती हैं और खत्म हो जाती हैं, आपने देखा है अपने देश में। उत्तर प्रदेश बहुत उर्वर जमीन है आज की तारीख में किसी भी और पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 30 साल की पार्टियां हो गई, इनका समापन धीरे धीरे हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस, लेफ्ट या कोई नई पार्टी जो इमर्ज कर जाए भविष्य में, उसके लिए एक बड़ी उर्वर जमीन उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कांग्रेस के अच्छे कुछ नेता वहां हैं उत्तर प्रदेश में, कार्यकर्ता भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन डायनेमिज्म इसलिए नहीं मिल पा रहा है पार्टी के कामकाज को क्योंकि वाकई उसको विजुअलाइज करने वाला, आर्टिकुलेट करने वाला आप ही के शब्दों में नेतृत्व तो नहीं दिखाई देता, और दूसरी बात कि वो प्रक्रिया भी नहीं दिखाई देती। तो मैं आपकी तरह लीडरशिप की बात जरूर करता हूं, लेकिन मैं प्रक्रिया की बात कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो आज बड़े नेता आपको दिखते हैं, ये एक प्रक्रिया की देन है। ये आरएसएस की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसके देन है। अब तो आरएसएस अपने को कभी सांस्कृतिक संगठन भी नहीं कहता, अब तो राजनीतिक बात ही करता है ज्यादा। तो आप ये मानकर चलिए वो चीज भी अभी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। वो कांग्रेस जो है वो बीजेपी के इर्द गिर्द मंडरा रही है, उसे नया रास्ता कोई नहीं दिखाई दे। राजेश जी, कुल मिलाकर ये हुआ कि मैं भी कांग्रेस की तरह से मति भ्रम में और विभ्रम में आ गया हूँ। मुझे ये समझाइए, मुकेश जी ने कहा कि वक्त खराब होता है तो लीडरशिप भी अच्छी जो होती है वो नहीं चल पाती, लेकिन मैं इससे उलट समझता हूँ कि वक्त जब खराब होता है तभी लीडरशिप का काम होता है। वक्त खराब हो तो लीडरशिप उसको वक्त अच्छा बदलने में मदद करती है। तो अभी कांग्रेस को वक्त अच्छा होने का इंतजार करना है या लीडर से वक्त बदलवाने का इंतजार? देखिए, लीडर की पहचान तो सचमुच में किसी पार्टी के जब चुनौती भरे दिन हो या संकट में वो पार्टी हो तभी पहचान होती है ना। जी जी, राजेश जी का कनेक्शन कट रहा है। मुकेश जी जी हेलो जी, नहीं मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूँ राजेश जी वाला, और जो आपने खुद ने कहा कि वक्त खराब होता है तो लीडरशिप भी नहीं चल पाती, तो लीडर का तो काम ही यह है कि क्राइसिस में जो है उसको वक्त को सुधारे। दोनों पक्ष, एक तो क्राइसिस में जो लीडरशिप तब कर निकलती है और पार्टी को और संगठन को संकट से उबारती है, वो दूसरे तरह की लीडरशिप होती है। और एक ये होता है कि कई बार लीडरशिप बहुत अच्छे काम करती रहती है, लेकिन परिस्थितियां अगर प्रतिकूल होती हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम आते रहते हैं। ये भी होता है। राहुल गांधी को जो कांग्रेस मिली है वो बहुत ही कहना चाहिए, वो कांग्रेस राजीव गांधी को नहीं मिली थी, वो कांग्रेस इंदिरा गांधी को नहीं मिली थी, उन्हें मजबूत कांग्रेस मिली थी जिसका अच्छा खासा जनाधार था।
ये कांग्रेस बहुत वीक कांग्रेस है। नरसिम्हा राव के जमाने से लगातार कांग्रेस भले ही 2 बार सत्ता में रही हो, लेकिन उस ताकत के साथ नहीं रही है। तो कांग्रेस संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। उसका जो सोशल बेस है वो बिखर चुका है। वो अपने को उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा कि हमें किन सामाजिक समूहों, किन जातीय समूहों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ना है। ये कंफ्यूजन निकलना पड़ेगा। अभी भी वो उसी हैंगओवर में है कि उसके साथ दलित भी हैं, उसके साथ आदिवासी भी हैं, उसके साथ अल्पसंख्यक भी हैं, उसके साथ उदार हिंदू भी हैं, तमाम हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई हैं। खासतौर से बीजेपी का जो उभार हुआ है, उसके बाद कुछ दूसरे जो समीकरण बने हैं, उनके आधार पर उसको अब नया सोच लाना पड़ेगा। तो लीडरशिप के स्तर पर भी, कार्यक्रम के स्तर पर भी, विचार के स्तर पर भी, और सामाजिक जो गणित है उसके स्तर पर भी एक नए सोच की, नए प्रयोग की जरूरत है दरअसल। क्योंकि वो पुराने फार्मूले नहीं चलेंगे कि आप जनेऊ पहन के अपना ब्राह्मणत्व जाहिर करने लगेंगे तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगी, या प्रियंका गांधी भगवा साड़ी पहन के काशी विश्वनाथ चली जाएंगी तो वो स्वीकार्य हो जाएंगी उन हिंदू मतदाताओं को जो उस कट्टरता की हवा में बह चुके हैं, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के सपने को अंदर आत्मसात कर लिया। वो नहीं आने वाले हैं। तो ये समझदारी इस पर जरूरत है। राजेश जी, मुकेश कुमार जी प्रोफेसर हैं, तो वो अच्छे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाते हैं, तो वो पूरी किताब पढ़ने के लिए जोर देते हैं। मैं तो कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ, बैक बेंचर, तो मैं तो एग्जाम का टाइम है, तो मुझे तो ये बताइए कुंजी की तरह से कि कौन से 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं कांग्रेस को। वो देखिए, वो तो कांग्रेस के लोगों को पढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस के लोगों को अगर कुंजी पास की होने तरह की ही वो पढ़ गारंटी नहीं लें, रहेगी। वो 3 चैप्टर में से अगर सवाल नहीं आए तो फिर फेल होगी। नहीं, लेकिन अगर ये है कि तो सबसे बड़ी बात 3 पाठ अगर कांग्रेसी ही पढ़ लें कि भाई जैसा भी नेता है उनके पास वो गांधी परिवार ही है, इसके बिना उनकी कोई निजात और मुक्ति नहीं है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, गांधी परिवार के बिना आप कांग्रेस की कोई गति है नहीं, पहली चीज। दूसरा पार्ट ये है कि 2020 की का हिंदुस्तान है, तो कम से कम जितने कांग्रेसी हैं अपनी नई पीढ़ी को आने के लिए दरवाजे तो खोल दें, अपने दिमागों के दरवाजे खोलें, अपने घर के दरवाजे खोलें, अपनी पार्टी के दरवाजे खोलें और नई पीढ़ी को आने दें, नई नस्ल को आने दें। दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो 3 बातें आपने कही थी कि इनको वापस इतिहास अपने को दोहराता है, जो उर्मिलेश जी ने कहा, विचार का आधार फिर से विकसित नए सिरे से खोजना पड़ेगा, नए सिरे से बनाना पड़ेगा। केवल आरएसएस का विरोध करके और ये अब आज के हिंदुस्तान में वैचारिक आधार नहीं बना सकते, इनको विचार का आधार बनाना पड़ेगा, जो वही उनका तारणहार बनेगा। ये 3 बात। बहुत सुंदर बात और बहुत चर्चा अच्छी रही। उर्मिलेश जी, एक छोटी सी बात बताइए, चलते चलते आपसे लालच बहुत रहता है कि पचमढ़ी में कांग्रेस ने कहा था एकला चलो रे, अब कुछ नए रास्ते पर चलने की जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को, या उस पर फैसला करना चाहिए, वो भी भ्रम अभी तक बना हुआ है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये दौर जो है मोर्चेबंदी का है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं में एक मोर्चेबंदी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके बाहर देखिए कितना फैलाव किया है। उसने एक जमाने में किन किन नेताओं को अपने साथ जोड़ा, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में से लेकर के और तमाम लोग। और अभी नीतीश कुमार जी को देखिए, वो उनके पास सीटें कम आई, उनको मुख्यमंत्री अभी तक रखे हुए हैं, आगे पता नहीं क्या करेगी। इसी तरह से अनेक प्रदेशों में आप देख लीजिए। और जो लोग आपको अभी आप भारतीय जनता पार्टी की मोर्चेबंदी से बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो पार्टियां खासकर साउथ में और उत्तर प्रदेश में भी, वो सब भी अंदर अंदर मोर्चेबंदी है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कभी मूर्खतापूर्ण ढंग से भी नहीं सोचना चाहिए, जो उसने पहले कभी सोचा कि एकला चले रहो। आज की स्थिति मोर्चेबंदी की है, मोर्चेबंदी से ही कुछ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और आपकी बात सुनकर कांग्रेस कुछ अच्छे रास्ते पर आए, यही हम कामना करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।